रूस जो है वो बिल्कुल पागल हो चुका है, उसको अपने न्यूक्लियर वेपन्स की पड़ गई है। अब नेटो खुलकर सामने आ गया, जो ट्रेड करेंगे वो थी ब्रिक। अमेरिका चाहता है कि मैं चौधरी हूं, कुछ भी नहीं है। देखिए यूक्रेन को यूज किया जा रहा है, सबको जो है वो टारगेट में लाया जाएगा, उन सब के ऊपर टारगेट लॉक्स किए जाएंगे। ऑटोमेटिकली जो उनके अंदर डायरेक्शंस लॉक की हुई थी वहां पर जाकर वो फटते हैं। रशिया जो सबसे ज्यादा चीज पसंद करता था वो तरफ इशारा करता है कि एक बड़ा अस्करी तसादम करीब है। एक्चुअल में चीजें हैं कि जिसके बाद जो है ना रूस के ऊपर टैक्स किए जा रहे हैं, हमले किए जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं दिल उस्मान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, यूक्रेन ने एक और अटैक कर दिया रशिया के ऊपर, और ये भी बहुत बड़ा अटैक किया गया है। देखिए पहले यूक्रेन ने एक ब्लंडर किया, और वो बहुत बड़ा ब्लंडर है कि यूक्रेन का 40% डिफेंस सिस्टम, जिसमें उसके लड़ाका जेट्स वगैरह आते हैं जो कि न्यूक्लियर वेपन्स को कैरी करने के लिए यूज किए जाते हैं, वो एक नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचाया रशिया को, जो कि बहुत बड़ा नुकसान था। और उसके बाद अब एक और अटैक कर दिया, और ये उससे बड़ा अटैक है। और अब रूस जो है वो बिल्कुल पागल हो चुका है, उसको अपने न्यूक्लियर वेपन्स की पड़ गई है कि वो अपने न्यूक्लियर वेपन्स को जो है वो अब उसने निकालना एक किस्म का कह लीजिए कि शुरू कर दिया है। कि अब देखिए कि अब रूस की जानिब से जो रिटेलिएट किया जाएगा यूक्रेन को, अब यूक्रेन से वो बर्दाश्त नहीं होगा। अब इस चीज को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही है कि अभी आपने एक अटैक किया, और उस दिन आपने ये अटैक किया जब सीज फायर होना था दोनों कंट्रीज के बीच में, आपने फिर से जो है वो अटैक कर दिया है। अब रूस उस चीज को सोच रहा था। अब देखिए कि यूक्रेन, फिर हम यही कहेंगे कि यूक्रेन जो है वो सीज फायर नहीं चाहता है, रशिया सीज फायर चाहता था, रशिया की तरफ से नहीं। अब 18 मंथ की जो है वो ट्रेनिंग की गई थी, 18 मंथ प्लान किया गया था कि जो रूस का 40% डिफेंस सिस्टम उड़ाया गया, उसमें उसके एयर जेट्स वगैरह आते थे, लड़ाका जेट्स आते थे, जो कि न्यूक्लियर वेपन्स को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। और 40% ये डिफेंस सिस्टम था रशिया का, जो उड़ाया गया यूक्रेन की जानब से। अब यूक्रेन के पीछे किन किन चीजों का हाथ है? देखिए यूक्रेन एक छोटा सा मुल्क है, एस्टिमेटेड आप कह लीजिए 6 लाख वर्ग किलोमीटर का इसका रकबा है। और अगर यूक्रेन को रशिया को देखें अगर, तो रशिया का जो रकबा है वो 2 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। और अब यूक्रेन को किसी की शय है, किसकी शय है? नेटो की। अब नेटो खुलकर सामने आ गया। नेटो में जो है 35+ कंट्रीज आती हैं, उसके बाद अमेरिका है, बर्तानिया है, कनाडा है, और इन सब को जो है वो सपोर्ट है यूक्रेन की। देखिए एक जानब रूस है, रूस के साथ किन 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 ममालिक की सपोर्ट है? एक चाइना हो गया, दूसरा कोरिया हो गया। अब ये 3 कंट्रीज एक साइड के ऊपर है, और मेन कंट्री जो है रशिया है। रशिया का नुकसान हो रहा है, और यूक्रेन की जानब से, और यूक्रेन को जो कंट्री सपोर्ट कर रही हैं, नेटो हो गया, अमेरिका हो गया, इसराइल हो गया, उसके बाद इंग्लैंड हो गया, ये सारी की सारी कंट्री का जो फोकस है वो रशिया है। अब रशिया क्यों फोकस है? देखिए आपको पता होगा कुछ दिन पहले या कुछ मंथ पहले उसने अपनी एक करेंसी लॉन्च की थी कि हम इसको फ्यूचर में जाकर इसके ऊपर हम तवज्जो दे रहे हैं, इसके बारे में हम सोच रहे हैं कि ये इंटरनेशनल करेंसी बनेगी और इसमें हम जो है ट्रेड करेंगे। वो थी ब्रिक। ब्रिक की नामी एक करेंसी लॉन्च की गई थी, और उसमें इंडिया भी उसका मेंबर बना था, और चाइना भी था, और भी कंट्रीज थी जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था इसमें। और इन्होंने एक जो फुटेज वगैरह हुई थी, सारी की सारी चीजें ऑनलाइन हुई थी, इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर चलाई गई थी। और अब आप देखिए कि अब ये भी चीज इसी के अंदर है कि अमेरिका चाहता है कि मैं चौधरी हूं, अब मेरे पास तो कोई और चौधरी नहीं होना चाहिए। अब देखिए यूरोप वाली साइड के ऊपर नेटो इन्होंने लोगों ने जो वो क्रिएट किया हुआ है, और सारी की सारी प्लानिंग्स वहां पर की हुई हैं, इनके पास न्यूक्लियर वेपन्स वगैरह भी सब कुछ है। अब वहां पर अमेरिका चौधरी है, यहां पर रशिया अपने आप को कहता था कि मैं चौधरी बनूंगा, या फिर चाइना बनेगा। अब चाइना जारी बात है कि चाइना तो नहीं बन सकता, चाइना सपोर्ट कर रहा है रशिया को ताकि रशिया जो है वो चौधरी बने। अब रशिया क्यों चौधरी बने? क्योंकि इसके पास जो न्यूक्लियर प्रोग्राम्स हैं वो दुनिया के सबसे बड़े न्यूक्लियर प्रोग्राम्स हैं, और इस तरह के प्रोग्राम्स उसके बाद अमेरिका के पास भी नहीं है। अब यूक्रेन के पास तो कुछ भी नहीं है। देखिए यूक्रेन को यूज किया जा रहा है, इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके पीछे जो इस्तेमाल करने वाले ममालिक हैं, सबसे सिरफहरिस्त नेटो है। नेटो में 35+ कंट्रीज आती हैं। इसी तरह से इंग्लैंड अब खुलकर सामने आ गया है कि अगर हमारी किसी भी एक कंट्री के ऊपर अटैक किया गया तो हम जो है वो फिर हम सब मिलकर अटैक करेंगे। और रशिया का जो एलआई है उसने वाज़ेह तौर के ऊपर आकर बता दिया, एलआई मींस के जो बहुत ही करीबी प्यूटन का रिप्रेजेंटेटिव है, और प्यूटन का आप असिस्टेंट कह लीजिए, जो उसके बहुत ही करीब है, उसने आकर बताया जो वो बात करेगा समझ लीजिए कि अब वो प्यूटन ने बात की है। उसने आकर कहा है कि अब जो है ना यूरोप भी महफूज नहीं है, यूरोप के
ऊपर जितना भी यूरोप है, जितना भी नेटो है, इन सब को जो है वो टारगेट में लाया जाएगा, उन सब के ऊपर टारगेट लॉक्स किए जाएंगे, ये कहना है एलआई का जो कि प्यूटन का है। और उसके बाद देखिए वहां पर खलबली सी मच गई है। अब एक तो पहले अटैक किया गया रशिया के ऊपर, इतना बड़ा अटैक था, और अब उसका वो रिटेलिएशन का सोच रहे थे। उनकी अवाम होगी, उनके जितने भी पॉलिटिकल अपोजिशन पार्टीज वगैरह है, उनकी सरकार है, वो सारे के सारे इसी चीज के ऊपर बात कर रहे थे कि टैक्टिकल न्यूक्लियर प्रोग्राम यूज होना चाहिए अब यूक्रेन के ऊपर, क्योंकि यूक्रेन के ने इनके पर्ल हार्बर के ऊपर अटैक किया है। और पर्ल हार्बर कोई छोटी चीज नहीं होती है। अमेरिका के ऊपर एक मरतबा जापान ने किया था, ये पूरी तारीख में एक एग्जांपल मिलती है कि जापान ने पर्ल हार्बर के ऊपर अमेरिका के अटैक किया था, और उसके बाद अमेरिका ने लिटिल न्यूक्लियर प्रोग्राम यूज किया था जापान के ऊपर। एक दिन नागासाकी के ऊपर फेंक दिया, और अगले ही दिन जो है वो हिरोशिमा के ऊपर फेंक दिया। और फिर आज देख लीजिए तारीख में कि जापान किसी भी कंट्री के साथ जो है वो उसकी कोई शरारत नहीं है, कोई इसकी वॉर नहीं है। अब वो अपनी टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहा है और सेपरेट के ऊपर होकर एक अच्छा बच्चा बनकर बैठा हुआ है। और अमेरिका ने भी पहले इसके बारे में सोचा था कि काम बिफोर स्टॉर्म, इसका मतलब होता है कि तबाही से पहले, तूफान से पहले सुकून वाला माहौल हो जाना। कि इसी तरह का माहौल हो गया था कि अमेरिका भी अचानक से सुकून में आ गया था, आराम से बैठ गया था, और उसने इस चीज के ऊपर सोचना शुरू कर दिया था कि जापान को अब सबक सिखाना चाहिए, कि जापान किसी के भी कंट्रोल में नहीं आ रहा था। और उसके बाद फिर सारी दुनिया ने देखा था कि किस तरह से जापान को कंट्रोल किया गया। अब यूक्रेन भी वैसी हरकतें कर रहा है, सेम वैसी हरकत की इसने पहले, जबकि सीज फायर होना था जिस दिन, उसी दिन जो है वो रशिया सीज फायर की प्लानिंग कर रहा था कि वहां पर हमने अपना जो वफद भेजना है, किन किन लोगों को हमने भेजना है, वहां पर जाकर मीटिंग वगैरह करनी है, क्या बातें करनी है, क्या मुफादात वगैरह हमने रखनी है, कि अगर दोबारा से यूक्रेन की तरफ से इस तरह की चीजें ना हो। एक तरफ जो रशिया था वो इन चीजों को लेकर बैठा हुआ था, उनके ऊपर सोच विचार कर रहा था, और दूसरी जानब यूक्रेन जो 18 साल का इसने प्लानिंग की हुई थी रशिया को। आप देखिए इनकी प्लानिंग, आप समझिए कि ये भी प्लानिंग का हिस्सा था कि रशिया को सीज फायर की तरफ जा दिया जाए, उसके बाद यूक्रेन जो है इसके ऊपर अटैक कर देगा, इसके ऊपर हमला कर देगा, और 40+ जो डिफेंस सिस्टम है वो रशिया का उड़ा के रख दिया इससे यूक्रेन ने। और यूक्रेन के पीछे किन लोगों का हाथ है? देखिए यूक्रेन एआई का इस्तेमाल कर रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जा रहा है यूक्रेन की जानब से, और इतना हाई लेवल का इस्तेमाल किया जा रहा है कि अमेरिका भी इस तरह नहीं एआई को यूज कर सकता। और उसके बाद इसराइल है, जो इसराइल है ये भी इस तरह से उसको इस्तेमाल नहीं कर सकता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, जिस तरह से यूक्रेन में इस्तेमाल किया जा रहा है। हाई लेवल का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जाना कि सारी की सारी चीजें ऑटोमेटिकली होनी शुरू हो जाती हैं। जब इन लोगों ने ड्रोन्स भेजे थे रशिया के अंदर, तो जब वो जो कंटेनर के अंदर थे उसकी छत ब्लास्ट होती है, वहां से ड्रोन्स बाहर निकलते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली जो उनके अंदर डायरेक्शंस लॉक की हुई थी वहां पर जाकर वो फटते हैं और तबाही मचाते हैं। और 40+ जो है वो रशिया का डिफेंस सिस्टम, उसमें सारे लड़ाका जेट्स वगैरह आ जाते हैं, उसके बाद बाकी की चीजें आ जाती हैं, एयरपोर्ट्स वगैरह हो गया, उनको उड़ा दिया गया यूक्रेन की जानब से। और अब जो है वो अगले ही दिन, अब थोड़े ही टाइम्स के बाद जो है वो उनका एक ब्रिज, उनके एक लिंक, मिलिट्री माइट जिसको हम बोलते हैं, कि रशिया जो सबसे ज्यादा चीज पसंद करता था वो ये उनका ब्रिज था, कि वहां पर मिलिट्री माइट, वहां पर जो है वो चीजों की मिलिट्री इंस्टॉलेशन में जो भी चीजें वगैरह इस्तेमाल होती है, न्यूक्लियर वेपन्स वगैरह इस्तेमाल होते हैं, उनकी मूवमेंट होती है थ्रू दिस ब्रिज, थ्रू दिस पुल। आइए आपको सबसे पहले मैं ये न्यूज जो है सेम एक्यूरेट पढ़कर सुनाता हूं, जो कि इंटरनेशनल मीडिया इसको रिपोर्ट कर रहा है। यूक्रेन ने रूस के जेर कब्जा क्रीमिया को रूस से मिलाने वाले अहम किर्च पुल पर एक जेर आब धमाका खेज हमला किया है। पुल की बुनियादी सतूनों को शदीद नुकसान पहुंचा। यह पुल रूस के लिए न सिर्फ एक फौजी रसद का अहम रास्ता है, बल्कि 2014 में क्रीमिया के इल्हाक की अलामती अहमियत भी रखता है। यूक्रेन की सिक्योरिटी सर्विस SBU के मुताबिक यह कार्रवाई कई महीनों की मनसूबाबंदी के बाद अमल में लाई गई, जिसमें 1100 किलोमीटर धमाका खेज मुआद जेरे आब पुल के सतूनों पर नस्ब किया गया। अब आप देखिए ये जब भी बात कर रहे हैं, जो भी अटैक कर रहे हैं और बड़े पैमाने के ऊपर अटैक कर रहे हैं, और रूस अब उसकी रिटेलिएशन का भी सोच ही रहा होता है कि काम बिफोर स्टोर्म, इसको यानी कि कहते हैं कि तबाही से पहले, तूफान से पहले सुकून वाली खामोशी छा जाना, उस तरह से की खामोशी इस वक्त रूस के अंदर है। ये नहीं कि रूस अटैक नहीं कर रहा है, रूस भी अटैक्स कर रहा है, लेकिन उतने हाई लेवल के नहीं कि उनको उलझाया जा रहा है। उसके बाद फिर अचानक से इस तरह का अटैक होगा कि जो टैक्टिकल न्यूक्लियर प्रोग्राम का वो नाम ले रहे हैं कि इसको हम यूज करेंगे, और जब ये नाम लेता है यही कहता है कि हमने 18 महीने की प्लानिंग की है, उसके बाद हमने पहला अटैक किया, उसके बाद दूसरा अटैक जो बड़ा हमला किया गया वो भी हमने 18 महीने की प्लानिंग के बाद किया है।
یہ تیسری بار ہے کہ یوکرین نے اس پل کو نشانہ بنایا. اس سے قبل 2022 اور 2023 میں بھی حملے کیے گئے تھے. حملے کے بعد پل کو عارضی طور پر بند کیا گیا, تاہم روسی حکام نے کچھ گھنٹوں بعد ٹریفک کی بحالی کا دعویٰ کیا. یوکرین حکام کے مطابق یہ پل روسی فوج کے لیے فوجی ساز و سامان اور رسد کی فراہمی کا اہم ذریعہ ہے, اس لیے اسے جائز فوجی ہدف قرار دیا گیا ہے. حملہ یوکرین کی وسیع تر حکمت عملی کا حصہ ہے, جس میں حال ہی میں روسی فضائی اڈوں پر ڈرون حملوں کے ذریعے 40 سے زائد روسی طیاروں کو نقصان پہنچایا گیا. روسی حکام نے حملے کی تصدیق کی ہے, تاہم نقصان کو کم تر ظاہر کیا ہے. روسی میڈیا کے مطابق پل کو صبح کے وقت 3 گھنٹوں کے لیے بند کیا گیا تھا, جس کے بعد اسے دوبارہ کھول دیا گیا. یہ حملہ اس وقت ہوا جب استنبول میں روس اور یوکرین کے درمیان مذاکرات جاری تھے, جو کسی ٹھوس نتیجے کے بغیر ختم ہوئے. یوکرین نے اس حملے کے ذریعے روس کو ایک بار پھر فوجی اور علامتی طور پر چیلنج کیا ہے, جس سے جنگ کے طویل پکڑنے کا خدشہ بڑھ گیا ہے کہ دنیا تیسری ورلڈ وار کی طرف جا رہی ہے. اور اس کے بعد یوکرین کی حالیہ کارروائیاں اور روس کی فوجی تیاریوں کے پیش نظر دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی میں اضافہ ہوا. زیلنسکی جو کہ ان کے پریزیڈنٹ ہے کی جانب سے ابھی یہ بنکر کے اندر چھپا ہوا ہے. یہ زیلنسکی طوفان سے پہلے کی خاموشی کا ذکر اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ایک بڑا عسکری تصادم قریب ہے. اب اس دوسری طرف انٹرنیشنل میڈیا اس چیز کو بھی رپورٹ کر رہا ہے کہ بڑا اٹیک ہونے والا ہے رشیا کی جانب سے, اور جو ریپلائی آئے گا وہ بہت بڑا ہوگا. یوکرین اور روس کے درمیان جاری تنازع میں حالیہ پیش رفت نے ایک نئے مرحلے کی نشاندہی کی ہے, جسے یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی نے طوفان سے پہلے کی خاموشی قرار دیا ہے. یہ اصطلاح اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ ایک بڑا عسکری تصادم قریب ہے. یوکرینی انٹیلیجنس کے مطابق روس نے یوکرین کی شمالی سرحد خاص طور پر کورسک کے محاذ پر تقریباً 50,000 فوجی تعینات کیے ہیں. یہ تعیناتی سومی علاقے پر ممکنہ حملے کی تیاری کا اشارہ دیتی ہے. روسی فوج نے حال ہی میں سومی کے قریب 4 دیہات پر قبضہ کیا ہے, جس سے یوکرین کے لیے خطرہ بڑھ گیا ہے. نیٹو کے بارے میں یوکرین نیٹو کا مکمل رکن نہیں ہے, لیکن نیٹو کے ساتھ اس کے قریبی تعلقات ہیں. روس اسی وجہ سے یوکرین پر دباؤ ڈال رہا ہے کہ تاکہ وہ نیٹو میں شامل نہ ہو. اب یہ کہنا ہے انٹرنیشنل میڈیا کا کہ جو یوکرین ہے وہ نیٹو کا جو اس کے ساتھ تعلق ہے, لیکن نیٹو کا حصہ نہیں ہے. نیٹو مینز کہ 35+ کنٹریز ہوتی ہیں, جس میں سے کسی اگر ایک کنٹری کے اوپر بھی کوئی بھی کنٹری اٹیک کرتی ہے, جیسے کہ روس فار ایگزامپل یورپ میں کسی بھی کنٹری کے اوپر کوئی اٹیک کر دیتا ہے, اس کے بعد یہ سمجھا جائے گا کہ پورے نیٹو کے اوپر اٹیک ہوا. اور یہ جو ایگریمنٹ ہے ان سبھی کنٹریز کا, اس میں صرف امریکہ آتا ہے, اور اس کے بعد ساری کی ساری کنٹریز مل کر اس کنٹری کو سبق سکھائیں گی. یہ مین ہے نیٹو کا. اور آپ دیکھیں کہ یوکرین کی ایک طرف یوکرین ہے, اس کے بعد سارا کا سارا نیٹو ہے, امریکہ ہے, اسرائیل ہے, انگلینڈ ہے, اور اس کے بعد دوسری سائڈ کے اوپر روس اور چائنا اور اس کے بعد کوریا ہے. اب دیکھیے روس سے جو ہے وہ امریکہ کو ایکچوئل میں خطرہ ہے. جو مفادات جڑے ہوئے ہیں روس کے ساتھ وہ امریکہ کے ہے, کہ امریکہ کو کہیں نہ کہیں یہ خطرہ ہے کہ اس کی چودراہٹ خطرے میں ہے. جیسے کہ روس کہیں جو ہے وہ یہاں پر یہ ڈکلیئر نہ کر دے کہ میں سپر پاور بن گیا ہوں. اگر روس سپر پاور بن گیا تو پھر امریکہ کو کون پوچھے گا. اگر روس نے انٹرنیشنل لیول کے اوپر ڈالر کے متبادل کرنسی لانچ کر دی تو پھر امریکہ کو کون پوچھے گا. سو یہ سچویشن ہے, یہ ایکچوئل میں چیزیں ہیں کہ جس کے بعد جو ہے نا روس کے اوپر ٹیکس کیے جا رہے ہیں, حملے کیے جا رہے ہیں, اور بڑے پیمانے کے اوپر حملے وغیرہ کیے جا رہے ہیں. کہ اس وقت جب سیز فائر ہونا تھا, استنبول کے اندر ساری چیزیں مینج ہو چکی تھی, یہاں سے جسٹ بفر جانے سے یوکرین سے اور رشیا سے. اس کے بعد جو ہے وہ نیٹو کا جو پاگل پن ہے, نیٹو کا جو دوگلا پن ہے, اس نے کام لیتے ہوئے یوکرین کو اب دیکھیں یوز کیا جا رہا ہے. یوکرین اس قابل ہے ہی نہیں کہ وہ اس ہائی لیول کے اٹیکس کر سکے رشیا کے اوپر. اب اس کے بارے میں کہہ رکھتے ہیں کہ روس کی جانب سے کس طرح کا جو ہے وہ اٹیک کیا جائے گا, اور کس طرح کا اٹیک کیا جانا چاہیے. سو بھائی ہم تو امن چاہتے ہیں, ہم تو یہ جنگ بالکل بھی اس طرح کی دیکھنا نہیں چاہتے ہیں. بے شک یوکرین ورسز رشیا کی یہ جنگ ہو, ہم تو بالکل بھی یہ نہیں چاہتے ہیں کہ یہ جنگ طول پکڑے. اگر یہ جنگ طول پکڑے گی تو ساری کی ساری دنیا ورلڈ وار 3 کی جانب جا سکتی ہے, جو کہ ہر طرف پھر تباہی آپ کو نظر آئے گی. ابھی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں کیجیے گا. اس ویڈیو کو دیکھنے کا آپ کا بہت شکریہ. میں ہوں آپ سب کا عدیل عثمان.